स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करने वाले हैं। देखिए, ये जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये पिछले वर्ष तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें से बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा जो आपको पहले से याद होगा। देखते हैं कि आपको पहले से कितना याद है। इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 26 तक देख चुके थे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 27 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 है, जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन जो है ये व्यापारियों द्वारा बनाया गया एक संस्था था। तो ये कैसी संस्था होगा? ये व्यापारियों की संस्था होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की। इसके बाद अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? ये जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन जो है वो 20 मार्ग के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मार्क। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का साहित्य जो था उस टाइम में वो सभी यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति जो है वो 1821 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1821 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, यानी कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिला था? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1832 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या हीगेल के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीगेल। इसके बाद अगला प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि जो है वो 1829 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि जो है वो तुर्की और रूस के बीच हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की और रूस। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? तो सेडान का युद्ध जो है वो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और पर्सा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो
ऑस्ट्रिया जो है उनका आधिपत्य जो था वो हंगरी पर था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस के द्वारा कुचला गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। इसके बाद अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो सेडान में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेडान। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध। इसके बाद अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक था मेजनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। इसके बाद अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो था यह एक सम्मेलन का नाम था और ये सम्मेलन जो है वो 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। इसके बाद अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क। क्योंकि बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के एकीकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में जो है वो संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो है ये उत्तरदायी था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी इमैनुअल जो है ये भी योगदान दिया था, गैरीबाल्डी भी एक योगदान दिए हुआ था और काउंट काबूर का भी योगदान था। और गैरीबाल्डी जो है यह पेशे से एक नाविक था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी में देखिए दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है,
रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो है वो ब्रिटेन का निवासी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न याद हो गया होगा। यदि याद हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।